अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डू वाइल लूप का टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको वाइल लूप करवाया था। डू वाइल और वाइल लूप बहुत ज़्यादा आपस में मैच करते हैं। बड़ा माइनर सा डिफरेंस है दोनों लूप्स के अंदर। तो आज हम थोड़ा सा जो वो पिछला भी देखते हैं कि किस तरह से आपने वाइल लूप को पढ़ा था, और फिर हम डू वाइल की तरफ चले जाएंगे। जो आपने वाइल लूप पढ़ा था, आपने उसका सिंटेक्स पढ़ा था। आप वाइल और फिर आप कंडीशन उसकी बताते हैं, और कंडीशन बताने के बाद ब्रैकेट में फिर आपकी स्टेटमेंट 1 और इसी तरह से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप मेंशन कर देते हैं, और जो वाइल लूप है वो हमारा जो वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर डू वाइल लूप को देखें तो बिल्कुल ये वाइल लूप की तरह का है। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो कंडीशन हम यहाँ पर पहले मेंशन करते थे, वो कंडीशन यहाँ मेंशन करने की बजाय ये करली ब्रैकेट जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर मेंशन की गई है। यानी अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पर मेंशन करने की बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डू, और यहाँ पर कंडीशन को मेंशन कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये डू वाइल लूप बन जाएगा। तो जो पहला डिफरेंस है वो एक तो ये है कि आपने कंडीशन जो वो टॉप पे मेंशन नहीं करनी, बल्कि आपने यहाँ पर नीचे मेंशन करनी है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप कंडीशन मेंशन करेंगे तो आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। ठीक है जी। सेमीकोलन हमने वाइल लूप के अंदर तो नहीं लगाया था, लेकिन डू वाइल के अंदर हमने सेमीकोलन वाइल की कंडीशन के बाद लाजमी लगाना है। ये इसके अंदर जो वो ज़रा थोड़ा सा सिंटेक्स इसका जो वो इस लिहाज से जो वो डिफरेंट है। बकिया और जो वो कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आपको मिलेगा। सिंटेक्स में यही जो वो एक डिफरेंस है। तो ये देखें, डू लिखना है आपने, उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स आपने जो मेंशन करनी है, और उसके बाद कंडीशन, और कंडीशन के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। अब इसमें यूँ होता है कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। तो आपने सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो वो पढ़ा था, जिसमें क्या था कि एक जो पहली स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद उससे अगली स्टेटमेंट को। तो वैसे ही कंडीशन के आने तक ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं 1 बाय 1 जो वो एग्जीक्यूट होंगी, और पहली दफ़ा जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो बगैर कंडीशन को चेक किए ही ये 1 टाइम जो वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा, और कंडीशन को चेक करने के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि फर्दर इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। इससे पता ये चलता है कि जो डू वाइल लूप है उसमें क्योंकि कंडीशन स्टेटमेंट्स के बाद मेंशन की गई है, लिहाजा 1 टाइम ये हमारी स्टेटमेंट्स हर हाल में चलेंगी, खा कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। देखें ना, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मैं यहाँ पर लिखा कि वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 6, और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू मेंशन कर दी 7। अब जब डू पे कंट्रोल आना है तो डू पे कंट्रोल फर्स्ट टाइम जब उसने डू को रीड करना है तो उसके बाद उसने ये करली ब्रैकेट और फिर ये इन स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद कंडीशन पे जाना है, और फिर ये कंडीशन को चेक करने के बाद उसने डिसाइड करना है कि मैंने फर्दर इन स्टेटमेंट्स को चलाना है कि नहीं चलाना। तो अब अगर x की वैल्यू
मैं यहाँ पर यूँ मेंशन कर देता हूँ x इक्वल टू 7 और उसके बाद मैं कहता हूँ डू सी आउट और मैं x की वैल्यू को ही प्रिंट आउट कर देता हूँ और उसके बाद x प्लस प्लस और फिर while x इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब अगर आप ये देखें तो इस लूप में ये कंडीशन जो ये फुलफिल नहीं हो रही, ये कंडीशन गलत है। x की लूप तब चलना है जब x की वैल्यू 6 से लेस होगी। जब x की वैल्यू 6 से लेस नहीं होगी तो ये लूप नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होना है कि पहले x की वैल्यू उसने असाइन करनी है, फिर उसने डू यानी फोर्सफुली ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करनी है। उसने सी आउट किया, x की वैल्यू 7 प्रिंट आउट होगी और 7 के बाद फिर उसने x की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी तो 7 से ये 8 होगी और फिर उसके बाद उसने चेक की कंडीशन तो फॉल्स है। तो अब चूंकि कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो यहाँ पर टॉप साइड पे डू पे जाने के बजाय यहाँ पर नीचे आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 होती है तो फिर क्या होगा कि वो इन सारी x की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाएगा, x की वैल्यू 1 इंक्रीज करेगा 2 हो जाएगी और फिर आके चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 6 है तो कंट्रोल दोबारा 2 पे वापस चला जाएगा और यहाँ पर जाके x की वैल्यू को अगेन प्रिंट आउट करवाएगा। यानी अगर हमारे पास डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन अगर फर्स्ट टाइम फॉल्स भी होती है तो भी ये जो बॉडी है लूप की ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होनी ही होनी है और बाद में डिसाइड किया जाना है कि फर्दर इसको एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर भी ये बॉडी जो हो ये एग्जीक्यूट होनी है, लेकिन फर्दर जो हो फिर ये एग्जीक्यूट होगी जब तक कि कंडीशन जो हो ट्रू रहेगी। तो ये चीज वाइल लूप के अंदर नहीं था। वाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन टेस्ट होती थी और फिर डिसाइड किया जाता था कि आया कि लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। इसलिए जो डू वाइल लूप है उसमें 1 टाइम हमारे लूप की बॉडी हर हाल में एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। यही मेजर डिफरेंस है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में कि डू वाइल लूप में एटलीस्ट 1 टाइम लूप की बॉडी लाजमी एग्जीक्यूट होती है अगरचे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर फर्दर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब आप देखें इसका एक प्रोग्राम जो हम बनाकर देखते हैं। देखें यहाँ पर पहले लूप की बॉडी है और बाद में कंडीशन है, लिहाजा 1 टाइम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद जाके कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है, अदरवाइज फिर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। डिफरेंस इसके अंदर क्या है? डिफरेंस मैंने आपको अभी भी बता दिया कि जो वाइल लूप है उसमें कंडीशन जो वो पहले आती है, जबकि डू वाइल के अंदर कंडीशन बाद में आती है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो यही है कि अगर वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन डू वाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो भी एटलीस्ट 1 टाइम हमारे लूप की बॉडी लाजमी एग्जीक्यूट होगी। तो इसलिए मैंने आपको ये छोटी सी यहाँ पर जो टाइप करके भी बताया कि ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम उसने बनाकर दिखाया है। वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, दोनों की वर्किंग रेपिटेशन है। जो भी आपको प्रोग्राम आएगा उसमें ये मेंशन नहीं होगा
कि आपने ये प्रोग्राम वाइल लूप से करना है या आपने इसको डू वाइल से करना है। ये आपकी मर्जी है, आप किस लूप के थ्रू जो करना चाहते हैं। जिस लूप के थ्रू भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यही प्रोग्राम हमने पहले वाइल लूप के साथ भी बनाकर देखा था। मैं दोबारा यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर यही प्रोग्राम हमने वाइल लूप से बनाना है तो फिर किस तरह से बनाना है। इंटीजर c इक्वल्स टू 10। बेसिकली ये रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करना चाहता है। c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, c आउट, c की वैल्यू प्रिंट आउट करवाई और फिर उसके बाद एंड लाइन कर दिया। उसके बाद c इक्वल टू c+1 या आप c++ भी लिख सकते हैं और ये ब्रैकेट जो हो एंड हो। अब ये जो हमारे पास प्रोग्राम है इसमें ये देखें, ये वाइल लूप पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और वाइल लूप के अंदर आपको पता है कि जो कंडीशन होती है वो ये लूप की बॉडी से पहले जो हो यहाँ पर ये कंडीशन मेंशन की जाती है। जबकि यही प्रोग्राम जब हम डू वाइल से बनाएंगे तो वाइल को ले जाएंगे यहाँ पर एंड पे, जैसे ये यहाँ पर लेकर गया है, और वाइल की जगह पर क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। वर्किंग दोनों की सेम ही है कि अगर c की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी जाएंगे। अब देखिए c की वैल्यू 10 है और यहाँ पर सॉरी प्लस नहीं आना बल्कि माइनस आना है, चूँकि हम हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले c की वैल्यू प्रिंट आउट होगी, वो 10 हो जाएगी और 10 के बाद 1 माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगी। फिर 9 जो वो 1 से ग्रेटर है, फिर 9 प्रिंट आउट होगा, 9 में 1 माइनस होगा तो 8 हो जाएगी। फिर 8 जो वो 1 से ग्रेटर है और उसके बाद फिर 8 जो वो प्रिंट आउट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, फिर 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगी। और इस तरह से करते करते ये 1 तक आ जाएगा। अगर c की वैल्यू देखें, कंडीशन ये लगाई गई है कि c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि जब तक c की वैल्यू 1 के इक्वल होती है या 1 से ग्रेटर होती है। तो लास्ट जो कंडीशन है वो 1 की उसको मिलनी है कि 1 1 से ग्रेटर नहीं लेकिन 1 1 के इक्वल है, लिहाजा 1 भी प्रिंट आउट करवाया जाएगा और 1 माइनस 1 जब होगा तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दोबारा यहाँ पर मेंशन की गई जो कंडीशन है उसको चेक किया जाएगा कि c की वैल्यू 0 जो है क्या वो 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है। ये कंडीशन फॉल्स होगी और वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। यही प्रोग्राम अगर आप डू वाइल में बनाते हैं तो फिर ये डू वाइल की कंडीशन जो है वो जब पहली दफ़ा हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी तो फिर ये कंडीशन को चेक किया जाएगा कि क्या कंडीशन ट्रू है। तो इसमें आप ये देख लें कि c की वैल्यू 10 रखी गई है। सबसे पहले c की वैल्यू प्रिंट आउट होनी है, वो है 10 जो वो प्रिंट आउट की जाएगी और 10 माइनस 1 किया जाएगा। माइनस 1 करने के बाद 10 में से जो वो 1 माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगी। 9 को फिर यहाँ पर कंडीशन के साथ जो मैच किया जाएगा, क्या 9 जो वो 1 से ग्रेटर है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा फिर डू में आएगा और डू के अंदर जाके ये हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक कि ये कंडीशन जो वो ट्रू रहती है। सो आप अगर चाहें तो वाइल लूप को यूज़ कर लें, चाहे तो आप डू वाइल को यूज़ कर लें। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आता है जब इनिशियल कंडीशन जो वो फॉल्स हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि यहाँ पर c की वैल्यू 1 नहीं है, 10 नहीं है, बल्कि यहाँ पर 0 है, तो आप देखें जब ये कंडीशन को चेक किया जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स होती है। 0 जो वो 1 के इक्वल नहीं है, ना ही जो वो 1 के बराबर है। लिहाजा ये कंडीशन जो वो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने के बाद ये जो लूप की बॉडी है ये 1 टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन अगर हम डू वाइल की तरफ चले जाते हैं तो डू वाइल में क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपने 0 मेंशन किया हुआ है लेकिन ये कंडीशन आपने यहाँ पर
वाइल की बजाय आपने डू वाइल को यूज़ किया हुआ है और वाइल आपने यहाँ पर लिखी हुई है। तो फिर क्या होगा, देखिए सी के अंदर 0 स्टोर है और 0 की वैल्यू प्रिंट आउट की जाएगी। 0 में से 1 माइनस होगा तो ये -1 हो जाएगा और -1 जो है 1 से ग्रेटर नहीं है, ना ही ये 1 के इक्वल है। तो फिर ये फर्दर इस लूप के अंदर एंटर नहीं होगा बल्कि यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, वाइल के अंदर और डू वाइल के अंदर, कि वाइल के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, लेकिन अगर डू वाइल आप यूज करते हैं उसमें अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एटलीस्ट 1 टाइम हमारे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद फिर जब वो देखेगा कि कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है वाइल लूप के अंदर और डू वाइल लूप के अंदर। सिर्फ उस सूरत में आपको ये डिफरेंस नजर आएगा जब इनिशियल कंडीशन जो हो आपकी फॉल्स होगी, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों की वर्किंग सेम। अब जो डू वाइल है इसकी यहाँ पर कुछ उन्होंने प्रोग्राम की प्रैक्टिस बताई हुई है। ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। मैंने आपको डिफरेंस समझाना था कि वाइल में और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अगेन एक और प्रोग्राम है, वो कहता है कि आपने फर्स्ट नंबर एंटर करना है और फिर सेकंड नंबर एंटर करना है और जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर की जो पावर है वो कैलकुलेट करें। तो ये डू वाइल लूप के साथ जो वो उसने किया है। आप ये प्रोग्राम वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, सिर्फ डू को आप ख़त्म कर दें और वाइल को आप डू की जगह लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो वाइल लूप बन जाएगा। तो दोनों लूप्स के साथ आप ये वर्किंग कर सकते हैं। चूंकि दोनों का काम रेपिटेशन है, लिहाजा आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रोग्राम में ये मेंशन नहीं होता कि आपने किस लूप के साथ इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखें, सी की वैल्यू 1 स्टोर की गई है, आर की वैल्यू 1 जो यहाँ पर रखी गई है और उसने कहा कि आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी ए की वैल्यू जो आपने इनपुट की है उसको क्या करना है, आर के साथ मल्टीप्लाई करना है। आर के अंदर 1 स्टोर है, सो आर के अंदर जो 1 चला जाएगा। उसके बाद काउंटर वेरिएबल है, आपने 1 जो वो इंक्रीज कर दिया। यानी ये जो लूप आपका चलना है ये तब तक चलेगा जब तक कि आपकी ये जो सेकंड वैल्यू है वो अचीव नहीं हो जाती। यानी अगर आपने सेकंड वैल्यू 3 एंटर की है तो इसका मतलब है कि ये लूप 3 टाइम चलेगा। अगर आपने 4 एंटर किए तो ये लूप 4 टाइम चलेगा। तो लिहाजा ये जो कंडीशन लगाई गई है वो ये कंडीशन लगाई है कि वाइल सी इज लेस देन और इक्वल टू बी, यानी जो आपने बी की वैल्यू एंटर की जब तक ये जो काउंटर वेरिएबल है उससे लेस या उसके इक्वल रहता है तो ये लूप जो है वो कंटिन्यूड है। और कंटिन्यू क्या होगा कि ए की वैल्यू आर के साथ मल्टीप्लाई करके आर के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। लिहाजा फर्स्ट टाइम जब ए की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो वही रिजल्ट आएगा जो आपने ए की वैल्यू एंटर की है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ए की वैल्यू एंटर कर दी है 2 और बी की वैल्यू एंटर की है आपने 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो जवाब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू 1 इंक्रीज की जाएगी और दोबारा यही प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा, यानी आर मल्टीप्लाइड बाय ए। अब आर के अंदर 2 है और ए के अंदर भी 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो जवाब 4 हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम ये लूप चलेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो जवाब आर के अंदर 8 हो जाएगा और 8 जो हो फिर ये यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। क्योंकि काउंटर वेरिएबल जो हो 3 पे पहुँच चुका होगा और 3 पे पहुँच चुके 3 टाइम जो हो लूप चलना था, इसलिए ये जो प्रोग्राम है ये 3 पे जाके जो वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो हो इस वैल्यू के पास से वो चली जाएगी। तो यही प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि आप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो डू वाइल के साथ कर लें, चाहे तो आप वाइल के साथ कर लें। तो स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिस इसकी खुद करनी है। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं जो जिस प्रोग्राम की आपको समझ नहीं लगती, आप मुझे उसकी पिक्चर जो वो फॉरवर्ड कर दें और मुझे वॉइस मैसेज भेज दें कि इस स्टेप की मुझे समझ नहीं आई, इसको एक्सप्लेन करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन से स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं और
कहाँ तक आपकी प्रैक्टिस पहुँची। पिछले लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम जो वो प्रैक्टिस के तौर पर करवाए थे। मुझे नहीं पता कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की। बहरहाल ये प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको सी लैंग्वेज आ जाएगी। ये नेक्स्ट प्रोग्राम एक बनाया गया है, उसके अंदर रिवर्स ऑर्डर में जो नंबर्स हैं उनको लिखने का प्रोग्राम जो उसने बनाया कि आप अगर एक नंबर इस तरह से एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद उसको रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद फिर उसने मैच किया कि क्या ये दोनों जो नंबर्स हैं ये सेम है या ये सेम नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको प्लेनड्राम का नाम जो दिया जाता है। तो उसने बेसिकली इस नंबर को जो वो चेक किया है कि क्या ये नंबर जो प्लेनड्राम है कि नहीं। तो इसकी लॉजिक को आप ज़रा थोड़ा सा समझें। क्या किया गया, नंबर्स को सेपरेट किया गया। नंबर्स को सेपरेट करके उसको जो वो उसके अंदर जो वो ऐड किया गया और ऐड करने के बाद फिर देखा गया कि क्या ये नंबर जो है वो दोनों सेम है। ये 2-3 स्टेप्स जो बस उसने यहाँ पर किए हैं। पहला और लास्ट स्टेप जो है मॉडुलस का और डिवीजन का मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब आपने नंबर्स को सेपरेट करना होता है तो आपने नंबर्स को किस तरह से सेपरेट करना है। और उसके बाद ये जो स्टेप है ये सिर्फ जो एडिशन का जो परफॉर्म किया गया कि हमने इस नंबर को ऐड किस तरह से करना है और ऐड करने के बाद हमने इसके साथ इसको जो इस फॉर्मेट के अंदर जो किस तरह से बनाना है। तो आप ये इसकी लॉजिक जो होगा ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप कॉपी पेंसिल लें और इसके स्टेप्स को जो प्रोसेस करके देखें कि ये जो स्टेप्स उसने यहाँ पर लिखे हैं वो उसने ये स्टेप्स क्यों लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको ये जो पता चल जाएगा। उसके बाद उसने जो यहाँ पर लगाया है वो कंपैरिजन किया हुआ है कि क्या ये रिवर्स नंबर के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो वो प्लेनड्राम है, अगर ये बराबर नहीं है तो वो प्लेनड्राम नहीं है। उससे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसने कहा कि आपने स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर इनपुट करना है और जो एंडिंग नंबर है स्टार्टिंग नंबर से आपका लूप चले और एंडिंग नंबर तक चला जाए। देखिए अभी तक जितना भी आपने लूप चलाया वो आपने फिक्स वैल्यू से चलाया कि 5 टाइम चलाना है या 10 टाइम चलाना है। तो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर है वो हमने एस और ई के अंदर इनपुट कर लिया है। जब हमने लूप लगाना है तो लूप के अंदर जो हमने कंडीशन लगानी है वो जो स्टार्टिंग नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू एंडिंग नंबर होगा। ये देखिए कि ये जो काउंटिंग है, काउंटिंग को जो काउंटर वेरिएबल था उसके अंदर जो हमने स्टार्टिंग नंबर इनपुट कर लिया है और फिर उसके बाद काउंटर वेरिएबल यहाँ पर काउंट होता जाता है और जो काउंटर वेरिएबल है लेस देन और इक्वल टू एंडिंग नंबर जब तक नहीं होता तो ये लूप जो हमारा कंटिन्यू है। तो बेसिकली उसने यहाँ पर जो ऑड नंबर्स थे वो उसने जनरेट किए हैं कि जो स्टार्टिंग नंबर से लेकर एंडिंग नंबर तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले कर दिया जाए। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो उसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। सी की वैल्यू को जो वो 2 पे डिवाइड करके देखता है कि रिमाइंडर 0 के बराबर है कि नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो उस वैल्यू को प्रिंट आउट कर दो, अदरवाइज क्या करो कि सी की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दो। तो इस तरह से ये सारे जो ऑड नंबर्स हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसी तरह जो पिछले मैंने आपको प्रोग्राम करवाए थे वो भी सारे प्रोग्राम आप चाहें तो डू व्हाइल के साथ कर सकते हैं। डू व्हाइल की जो उसने एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं उनको आप व्हाइल लूप के साथ कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट आ जाता है। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्री टेस्ट में और पोस्ट टेस्ट में क्या फ़र्क है। प्री टेस्ट बेसिकली कहते हैं कि जो लूप की बॉडी से पहले कंडीशन टेस्ट की जाती है और उसका मैंने आपको बताया कि ये व्हाइल लूप होता है। व्हाइल लूप के अंदर जब हम बॉडी से पहले कंडीशन मेंशन कर देते हैं तो उसको प्री टेस्ट का नाम दिया जाता है। यानी लूप की बॉडी तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी।
लेकिन अगर यही जो वाइल लूप है इसको हम बाद में मेंशन करते हैं अपने प्रोग्राम में यहां पर, तो ये डू वाइल लूप बन जाता है। इसको पोस्ट टेस्ट का नाम दिया जाता है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन यहां पर चूंकि लूप की बॉडी पहले आ गई लिहाजा ये वन टाइम तो लाजमी एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन हमारी फॉल्स भी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। सिर्फ आपको इसका नाम बताना था कि अगर कंडीशन बॉडी से पहले आए तो उसको प्री टेस्ट कहते हैं, और अगर कंडीशन बॉडी के बाद आए तो उसको पोस्ट टेस्ट का नाम दिया जाता है। यानी लूप की बॉडी के बाद टेस्ट किया गया और प्री टेस्ट मीन कि लूप की बॉडी से पहले कंडीशन को टेस्ट किया गया। तो जो वाइल लूप है उसको प्री टेस्ट का नाम दिया जाता है, जबकि जो डू वाइल लूप है उसको पोस्ट टेस्ट का नाम दिया जाता है। जी स्टूडेंट, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का आपको पता चल गया। प्री टेस्ट का मैंने आपको बताया कि प्री टेस्ट वाइल लूप को कहते हैं। वाइल लूप हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब कंडीशन लूप की बॉडी से पहले रिपीट होती है तो फिर उसको प्री टेस्ट कहते हैं, और जब वही कंडीशन जो वो लूप की बॉडी के बाद लिखी जाएगी तो उसको पोस्ट टेस्ट कहेंगे। प्री टेस्ट का मतलब ये कि लूप की बॉडी से पहले कंडीशन मेंशन कर दी गई, और पोस्ट टेस्ट का मतलब ये कि लूप की बॉडी के बाद कंडीशन मेंशन कर दी गई। यही दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास फॉर लूप आ जाता है। जी, तीन तरह के लूप मैंने आपको बताए थे कि एक वाइल लूप है, एक डू वाइल है और एक फॉर लूप है। वाइल लूप मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिया था। डू वाइल लूप हमने जो वो अभी स्टडी कर लिया, और जो फॉर लूप है वो हम अब जो नेक्स्ट में इसको स्टडी कर लेते हैं। फॉर लूप में देखें वो कहता है कि इसका सिंटैक्स क्या है। फॉर लूप में बेसिकली जो फॉर लूप है उसको काउंटर कंट्रोल लूप का नाम दिया जाता है, और इसमें जो नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं कि यहाँ से जो ये काउंटर जो हमारा वेरिएबल स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जो जाएगा। इसमें हम ऑलरेडी जो अपनी जो नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं वो मेंशन कर देते हैं कि इतनी बार जो है ये हमारा लूप चलना है। सिंटैक्स देख लें, इसका क्या है, इनिशियलाइजेशन है, फिर उसके बाद कंडीशन मेंशन की जाती है और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे दिया जाता है। तीनों चीज़ें यहीं पर इन्हीं पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन कर दी जाती हैं, और स्टेटमेंट 1 to n तक ये सारी की सारी ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दी जाती हैं। तो ये फॉर लूप जो कंप्लीट हो जाता है। सबसे सिंपलेस्ट लूप है। इसमें कोई जो हमारी कंडीशंस होती हैं या जो इंक्रीमेंट है या जो इनिशियलाइजेशन है उसको अलग-अलग से नहीं दिया जाता, बस इस पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन भी मेंशन कर दी जाती है, फिर कंडीशन और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू बता दी जाती है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल देख लें। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो आपने एक को मेंशन करना है, दो का अगर आप लूप चलाना चाहते हैं तो दो वेरिएबल्स जो वो आप मेंशन कर सकते हैं, दो भी मेंशन किए जा सकते हैं। लेकिन ये कि जो इनिशियलाइजेशन आपने देनी है उसके और कंडीशन के दरमियान सेमीकोलन है, यानी सेमीकोलन बेसिकली सेपरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद कंडीशन आपने मेंशन करनी है, फिर सेमीकोलन लगाना है और फिर आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उसको बताना है। तो ये डिपेंड करता है हमारी इनिशियलाइजेशन पे। अगर इनिशियलाइजेशन जो वो लोअर वैल्यू है और कंडीशन में हायर वैल्यू है तो फिर हम इंक्रीमेंट देंगे। अगर इनिशियलाइजेशन के अंदर हायर वैल्यू है और कंडीशन के अंदर लोअर वैल्यू है तो फिर हम डिक्रीमेंट देंगे। इसका बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम जो वो बना हुआ है, उसे हालांकि 1 to 5 तक जो वो हमने वैल्यू जो वो प्रिंट आउट करनी है। जो वो कहता है कि फॉर n इक्वल टू 1। देखें ये काम हम वाइल लूप में कंडीशन से पहले मेंशन करते थे, लेकिन फॉर लूप में सिंपली आपने ये ब्रैकेट के अंदर ही मेंशन करना है और सेमीकोलन के बाद आपने उसको कंडीशन बतानी है। 1 से शुरू होगा और ये 5 से लेस देन और इक्वल टू होगा, और n++ यानी आपने उसको इंक्रीमेंट वैल्यू बता दी कि 1 to 5 तक जाना है
तो आपने इंक्रीमेंट करते हुए जाना है और उसके बाद n की वैल्यू को प्रिंट आउट कर दिया। बस ये सिंपलेस्ट लूप है, सबसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो लूप है वो ये फॉर लूप है कि वाइल लूप की तरह आपको कोई इतनी जो स्टेप्स के अंदर जो वो आपको इनिशियलाइजेशन और फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो वो नहीं एंटर करना पड़ता है। बस एक लाइन के अंदर आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं तो लूप जो की जो इनिशियलाइजेशन है, उसकी जो कंडीशन है और जो उसकी जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू है वो भी कंप्लीट हो जाती है। और फिर आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर तो एक स्टेटमेंट है तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आप ब्रैकेट्स लगा लें। तो ये देखें, ये वैल्यू जो फॉर लूप की कंप्लीट हो गई। जी स्टूडेंट्स, फॉर लूप की किसको समझ नहीं आई? अच्छा जी, सबको समझ आ गई है। उसके बाद अगेन एक और प्रोग्राम उसने यहाँ पर लिखा है, वो कहता है कि आप इंक्रीमेंट, अब n प्लस प्लस उसने कहा था वो तो 1 का इंक्रीमेंट था, और अगर आप 2 का इंक्रीमेंट देना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि फिर आपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करना है। जैसे यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर उसने कहा कि 1 to 10 तक आपने लूप चलाना है और उसके बाद वो कहता है कि उन तमाम जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं उन सारों का प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है जी? यहाँ पर देखें, इनिशियलाइजेशन जो 1 से स्टार्ट की है, चूंकि उसने कहा कि 10 तक जाना है, लिहाजा लेस देन और इक्वल टू 10 की कंडीशन उसको दे दी है। और फिर साथ में उसने कहा था कि ऑड नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। देखें, 1 से आपने लूप स्टार्ट किया तो मैं ये आपको पहले करवा चुका हूँ। वाइल लूप में मैंने आपको बताया था कि अगर आप c इक्वल टू c+2 बताते हैं तो 1 में 2 जब ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 2 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड होगा तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं और 2 का इंक्रीमेंट करते हैं तो वो सारे आपके ऑड नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, और अगर आप इसको 2 से स्टार्ट करते हैं तो फिर आप 2 का एडिशन करते हैं तो वो सारे इवन नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली फॉर लूप की मदद से हमने ये यहाँ पर जो उसको स्टेप्स दिए हैं वो ऑटोमेटिकली ऑड नंबर्स जनरेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू सी का मतलब ये कि प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सी, यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सी, ये बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर जो वो 1 स्टोर किया गया है तो 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू पहली दफ़ा 1 होनी है, 1 मल्टीप्लाई 1 तो प्रोडक्ट के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, फिर उसके बाद सी की वैल्यू 3 हो जानी है। सो 1 मल्टीप्लाई 3 तो प्रोडक्ट के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाना है तो 3 मल्टीप्लाई 5 तो 27 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, 15 स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस तरह से ये वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्रीज होती जाएंगी और प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट जो स्टोर कर दिया जाएगा और फिर वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, उसने एक टेबल जो यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ये टेबल हमने वाइल लूप का जब प्रोग्राम बनाया था उस वक्त भी हमने ये पढ़ा था कि जो नंबर है एक एंटर किया जाए और एंटर करने के बाद वो उस नंबर का एंटर नंबर फॉर द टेबल, और उसके बाद उस नंबर का टेबल जो है वहाँ पर कैलकुलेट कर दिया जाए। यहाँ पर उसने लेंथ मेंशन की है कि टेबल की लेंथ जो बेसिकली क्या होगी, यहाँ पर डिस्प्ले जो रिजल्ट आपको हो रहा है वो ज़रा थोड़ा सा गलत जो वो डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर आना था एंटर लेंथ ऑफ द टेबल, तो उसने यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि 2 का टेबल जनरेट हो और उसकी लेंथ कितनी हो जाए, 8 तक चली जाए, यानी 10 तक नहीं बल्कि 8 तक। तो बेसिकली ये उसने लिमिट बताई है। तो अभी ये जो ऊपर मैंने आपको प्रोग्राम करवाया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर वाला, कि यहाँ से स्टार्ट हो और एंडिंग नंबर तक जाए, वही बेसिकली ये जो लिमिट है ये उसने यहाँ पर इस्तेमाल की है। तो अब ये देखें, इंटीजर
टेबल के नाम का एक टैब के नाम का वेरिएबल लिया गया है, फिर उसके बाद जो यहाँ पर लेंथ का वेरिएबल लिया गया और सी का वेरिएबल लिया गया है। एंटर नंबर फॉर टेबल, आपने टेबल का नंबर जो है वो यहाँ पर इनपुट करना है कि कौन सा टेबल जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर उसके बाद टेबल की लेंथ आपने मेंशन करनी है लेंथ के वेरिएबल के अंदर। तो जो हमारा काउंटर वेरिएबल है वो 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक जाएगा। यानी जो हमने लेंथ मेंशन कर दी, अगर हमने 8 मेंशन किया है तो 8 तक जाएगा, 20 मेंशन करेंगे तो 20 तक जाएगा। और फिर उसके बाद 1 2 चूँकि हायर वैल्यू की तरफ जाना है तो यहाँ पर ये C++ यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद टैब का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारी वो वैल्यू है जिसका हम टेबल जनरेट करना चाहते हैं। सो टैब की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट आउट होगी। मल्टीप्लाई आपको पता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा गया वैसे का वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 काउंटिंग हो रही है तो ये सी की वैल्यू बेसिकली काउंट की जा रही है 1 2 उस लिमिट तक। और उसके बाद फिर इक्वल वैसे का वैसे ही आपको पता है आना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया। और फिर उसके बाद ये जो टैब का वेरिएबल था उसको मल्टीप्लाई किया सी के साथ और आगे हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। और फिर उसके बाद एंड लाइन कर दिया है तो ये एक लाइन बेसिकली ये हमारा टेबल जो जनरेट कर देगी। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको वाइल लूप में लिखें, चाहे तो आप डू वाइल में लिखें, चाहे तो आप इसको फॉर लूप से करें। किसी प्रोग्राम के अंदर ये मेंशन नहीं होना कि ये प्रोग्राम आपने फलां लूप से करना है। ये आपकी अपनी लॉजिक होगी कि आप कौन सा लूप इस्तेमाल करते हैं। आपको जो लूप इजी लगता है उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए वही लूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबल की सबको समझ आ गई? उसके बाद अगेन उसने ये एक सम ऑफ सीरीज जो यहाँ पर कैलकुलेट की है 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2। तो उसने बेसिकली क्या किया है कि वो कहता है कि n नंबर्स तक आपने वो सीरीज जो कैलकुलेट करनी है। जो नंबर आप एंटर कर देंगे, लेट्स सपोज अगर आप 10 एंटर कर देते हैं तो अप टू 10 रेज़ टू पावर 2 तक ये सीरीज का जो सम है वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। आपको अगर याद हो तो आपको मैंने जो सबसे पहला प्रोग्राम करवाया था वो फर्स्ट 10 नंबर्स को ऐड करने का था। यानी जो नंबर आप इनपुट करते हैं उस नंबर तक वो तमाम नंबर्स को क्या करता है, जमा करता है। तो हमने सम प्लस सी यहाँ तक किया था। बेसिकली यहाँ पर अब क्या करना है, आपने उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। और स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सिंपल जो लॉजिक यूज़ की गई वो क्या कर दी गई है, सी मल्टीप्लाइड बाय सी कर दिया गया कि सी को पहले सी से मल्टीप्लाई कराओ और फिर उसके बाद सम के अंदर जो उसको ऐड करते जाओ। तो ये सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। काउंटर वेरिएबल यूज़ किया है 1 to n तक, n हमने वो नंबर इनपुट करना है। ये देखें फ्लो चार्ट पे उसने यहाँ पर ये बनाया हुआ है कि आपने एक नंबर जो वो n इनपुट किया है, n इनपुट करने के बाद आपने 1 to n तक चले जाना है। और अगर तो जो वो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू n से जो वो लेस रहती है तो फिर क्या करो कि सम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर अभी इनिशियल वैल्यू हमने 0 स्टोर की थी, सी को सी के अंदर मल्टीप्लाई करो और फिर उसको सम के अंदर स्टोर करते जाओ और फिर सी की वैल्यू 1 इंक्रीज करते जाओ। और ये स्टेप जो वो परफॉर्म होता जाएगा जब तक कि सी की वैल्यू n के बराबर नहीं चली जाए। तो इस तरह से वो उन n नंबर्स तक तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं उन सारों का सम जो वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स समझ आइए आपको? ये आगे ये जितने भी प्रोग्राम्स उसने रिटन फॉर्म में किए हुए हैं सारी प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पर मुश्किल पेश आई है। ये प्राइम और कंपोजिट नंबर का प्रोग्राम भी उसने बनाया हुआ है। आपको पता है प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते, जबकि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो कि अपने अलावा किसी और पर डिवाइड भी हो जाते हैं। तो
मिसाल के तौर पे जैसे 1 है, 2 है और 3 है, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है क्योंकि वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, 10 भी कंपोजिट है, 11 प्राइम नंबर है। तो बेसिकली क्या करता है वो कि वो डिवाइड करके देखता है। अब उसने यहाँ पर लॉजिक क्या यूज़ किया है, उसने लॉजिक ये यूज़ किया है कि अगर कोई नंबर आप यहाँ पर इनपुट करते हैं और उस नंबर को उसने डिवाइड करके देखना है। कहाँ तक डिवाइड करके देखना है? उसके हाफ तक। मिसाल के तौर पे अगर आप एक नंबर इनपुट करते हैं वो है 13, तो 13 तक उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नंबर डिवाइड होना तो वो अपने से हाफ नंबर तक किसी ना किसी नंबर पर डिवाइड हो जाता है, और अगर वो डिवाइड ना होना तो फिर वो फुल नंबर तक भी वो डिवाइड नहीं होता सिवाय अपने का। यानी अगर मैं 9 इनपुट करता हूं तो 9 का हाफ क्या बनता है? उसका हाफ बनता है 4। तो ये जो 9 है ये 4 तक किसी ना किसी नंबर पे डिवाइड हो जाएगा अगर इसने डिवाइड होना है तो। जैसा कि देखें ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम ये देखें 13 है तो 13 का हाफ तकरीबन बनता है 6। तो 6 तक वो 13 जो है वो किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, और आप 6 के बाद भी अगर आप देख लें तो वो 12 तक किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। इसका रूल बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी नंबर को ये देखना चाहते हैं कि वो कंपोजिट है या प्राइम है, तो आप उसके हाफ नंबर तक 1 by 1 डिवाइड करके देखें। अगर तो वो डिवाइड हो जाता है तो फिर वो कंपोजिट नंबर है, अगर वो डिवाइड नहीं होता तो फिर वो प्राइम नंबर है। तो बेसिकली उसने ये जो लूप लगाया है वो उसने 2 से शुरू किया है और नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी वो जो नंबर आपने इनपुट किया, सपोज अगर आपने 13 एंटर किया तो 13 डिवाइडेड बाय 2 जवाब कहता है 6, यानी 2 से शुरू होगा तो 6 तक जो हो ये लूप हमारा चलेगा और सी की वैल्यू 1 by 1 इंक्रीज होगी। यानी पहले वो 2 के साथ इसको डिवाइड करेगा, फिर सी की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देगा, फिर 3 के साथ डिवाइड करेगा, फिर 4 के साथ करेगा, फिर 5 के साथ करेगा, फिर 6 के साथ करेगा। और डिवाइड करने के बाद वो ये यहाँ पर चेक कर लेता है कि अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो फिर p की वैल्यू जो हो 0 कर दो, और ब्रेक यानी कि ये इस लूप से बाहर निकलने के लिए जो हम ब्रेक का वर्ड यूज करते हैं कि यहाँ पर ब्रेक हो जाए, यानी इस लूप से एग्जिट हो जाओ अगर वो नंबर जो वो डिवाइड हो जाता है। यानी अगर वो कंपोजिट नंबर है, सपोज अगर आपने 10 एंटर किया तो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो फिर फर्दर जो वो उसको डिवाइड करने की ज़रूरत तो नहीं है। जब पहली दफ़ा डिवाइड हो गया तो फिर तो वो यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। तो अगर p की वैल्यू 1 है तो फिर वो प्राइम नंबर है, ये पहले p के अंदर जो 1 हमने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है। अगर डिवाइड हो जाता है तो p की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एल्स में उसने कह दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से ये प्राइम और कंपोजिट का जो प्रोग्राम है वो ये यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह से ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट है। कंटिन्यू की स्टेटमेंट बेसिकली ये करती है कि अगर आप अपने लूप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप, इट इज यूज्ड टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। यानी ये यहाँ से कंट्रोल जो वो दोबारा कहाँ पर भेज देता है? लूप की बॉडी के स्टार्ट पे जो वो भेज देता है और आगे नहीं जाने देता। यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होनी, क्योंकि कंटिन्यू की स्टेटमेंट आपने यहाँ पर दे दी है। बेसिकली ये जो कंटिन्यू की स्टेटमेंट है ये हम कभी कभार इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर लेते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो तुम लूप के स्टार्ट पे चले जाओ, नीचे नहीं जाना। तो सिंपल आप इसका कीवर्ड जो वो वो याद रख लें कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो लूप के स्टार्ट पे भेजने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये उसने एक छोटा सा प्रोग्राम जो वो यहाँ पर आपको बना के दिखाया है। कंटिन्यू जो कीवर्ड है उसकी वर्किंग आपको उसने समझाई है। वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग फॉर लूप, इट डिस्प्ले द नंबर इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज इट इनपुट्स नेक्स्ट नंबर। वो कहता है कि अगर तो नंबर जो वो 0 से ग्रेटर है तो उसको डिस्प्ले करे, अदरवाइज फिर वो नेक्स्ट नंबर जो वो
यूज़र से जो वो मांगे कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से। तो देखिए आपने 1 to 5 तक जो वो लूप लगाया है, एंटर नंबर आपने यूज़र को मैसेज दिया है और सी इन कर दिया। इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, अगर नंबर 0 से लेस है तो कंटिन्यू यानी यहाँ से दोबारा लूप के स्टार्ट पे भेज दो, अदरवाइज क्या कर दो, वो नंबर प्रिंट आउट कर दो। अब पहला नंबर देखिए आपने 5 एंटर किया, तो 5 चूंकि 0 से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट जो वो तब चलनी है जब ये कंडीशन ट्रू होनी है। सो यहाँ से 5 जो वो प्रिंट आउट किया जाएगा, उसके बाद दोबारा ये लूप चलेगा, फिर आपसे नंबर पूछा जाएगा, आपने -1 एंटर किया, तो -1 चूंकि 0 से लेस है, सो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंटिन्यू ने क्या करना है, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे भेजने की बजाय यहाँ से कंट्रोल दोबारा फर्स्ट पे भेज देना है। और आपको ये देखें, ये आपने -1 लिखा तो -1 दोबारा प्रिंट आउट नहीं हुआ, बल्कि आपसे दोबारा नंबर पूछ लिया गया। सो 0 भी जो हो 0 के इक्वल है, फिर उसने जो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से जो दोबारा कंट्रोल जो वो अपसाइड पे भेज दिया। तो इस तरह से ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो इस स्टेटमेंट के अंदर जो वो हम यूज़ करते हैं। कभी कभार जो वो हम इसको जो वो यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज जो वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से ये जो ब्रेक स्टेटमेंट थी, ये लूप से एग्जिट होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो पिछला प्रोग्राम था, इसके अंदर ये जो प्राइम और कंपोजिट का जो प्रोग्राम था, उसके अंदर जो हमने ये ब्रेक का जो वर्ड था वो यूज़ किया था। ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हमने जो इस्तेमाल किया था। तो ब्रेक बेसिकली फोर्सफुली लूप से एग्जिट होने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर आपने यहाँ पर जो नंबर इनपुट किया वो 4 एंटर किया, तो अब 2 जो है वो 4 पे डिवाइड हो जाता है। 2 2s are 4, तो जवाब क्या आना था 0, और फिर ये कंडीशन ट्रू हो जानी थी। P के अंदर उसने 0 स्टोर करना था, और ब्रेक यानी यहाँ से उसने ये जो लूप है हमारा, इस लूप से जो उसने एग्जिट होके और इफ पे पहुंचा देना था, वरना तो लूप जो वो कंटिन्यू रहना था, वो इसके हाफ तक जो वो चलना था। तो इसलिए जो ब्रेक कीवर्ड है वो लूप से एग्जिट होने के लिए यूज किया जाता है, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो लूप के स्टार्ट पे भेजने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो नेस्टेड लूप है। बेसिकली जो नेस्टेड लूप है वो कहा जाता है कि एक लूप के अंदर अगर आप एक दूसरा लूप लगा देते हैं तो उसको नेस्टेड लूप का नाम दे दिया जाता है। और आमतौर पर ये जो नेस्टेड लूप है ये हम फॉर लूप के अंदर जो वो यूज़ करते हैं। बाकी जो वाइल और डू वाइल लूप है उनके अंदर जो वो कम ही यूज़ किया जाता है। मोस्टली फॉर लूप के अंदर जो हम नेस्टेड लूप को जो यूज़ करते हैं। तो देखें, ये फॉर लूप आपने लगाया, ये इसके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, और इसके अंदर इनर लूप जो वो आपने एक और लूप जो वो एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट होता है लूप का, इसको नेस्टेड लूप का नाम दिया जाता है, यानी लूप विद इन ए लूप। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो बाहर वाला लूप है इसको आउटर लूप कहते हैं, और जो अंदर वाला लूप है इसको इनर लूप कहते हैं। इसमें होना यूं है कि जो इनर लूप होता है वो आउटर लूप की हर आइट्रेशन के साथ कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये लूप आपने चलाना है 2 दफ़ा और अंदर वाला लूप आपने चलाना है 3 दफ़ा, तो जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगा तो कंट्रोल जब इस वाले लूप के अंदर आएगा तो ये लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, फिर कंट्रोल जो दोबारा यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर उसने ये आपको ये बात समझाई है कि फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2 और i प्लस प्लस, ये वाला जो आउटर लूप है ये जो है ये चलना है 2 दफ़ा, और ये जो इनर लूप है ये चलना है 3 दफ़ा। तो अब ये देखें कि जब i की वैल्यू 1 थी तो 1 रहेगी, उसके बाद j की वैल्यू 1 to 3 तक पहले कंप्लीट होगा, फिर दोबारा जो वो ये लूप यहाँ पर आउटर लूप की तरफ कंट्रोल जो वो मूव होगा, और फिर दूसरी दफ़ा जो है ये लूप आपका चलेगा। यानी पहली दफ़ा जब i की वैल्यू 1 होनी है तो ये लूप जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा उतनी देर तक कंट्रोल जो दोबारा फॉर लूप के अंदर वापस नहीं आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये देखें
कि i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 to 3 तक, यानी 3 दफा ये लूप चलना है और i की और j की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट आउट होनी है। लिहाजा यहाँ पर देखें कि पहली दफा आपको जो वो i की वैल्यू 1 मिली और j की वैल्यू 1 मिली। दूसरी दफा जब ये लूप दोबारा चला तो अगेन i की वैल्यू तो 1 ही रहनी। मैंने आपको बताया कि j वाला लूप पहले कंप्लीट होना है 3 टाइम, फिर उसके बाद उसने i पे दोबारा मूव होना है। तो j वाला लूप तो 3 दफा चलना है, तो j की वैल्यू 1 2 3, पहली दफा j की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो ये देखें 1 2 और 3 जब ये हो गई तो फिर ये j वाला लूप जो वो कंप्लीट हो गया, इनर लूप। उसके बाद ये जो आउटर लूप था ये अभी एक दफा चला था, ये 2 दफा चलना था। सो इसको कंप्लीट करने के बाद दोबारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी और 2 होने के बाद दोबारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, ये फिर जो वो कंप्लीट चलेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो इनर लूप है वो आउटर लूप की हर इटरेशन के साथ कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है। लिहाजा i की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो j की वैल्यू फिर ये वाला लूप 1 2 3 तक चलना है। तो पहले इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2 हुई और फिर 3 हुई। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो लूप एग्जीक्यूट हुआ है। इसकी एक और एग्जांपल जो वो यहाँ पर आपको जो वो समझाने के लिए उसने दी हुई है, ये है जी। बल्कि इससे ज़्यादा सिंपल जो एग्जांपल है वो ये वाली है। पहली दफ़ा लूप चला है तो एक दफ़ा चला है, दूसरी दफ़ा चला है तो 2 दफ़ा चला है, 3 दफ़ा, तीसरी बार चला है तो 3 दफ़ा चला है, फिर चौथी दफ़ा चला है तो 4 दफ़ा, 5वीं दफ़ा चला है तो 5 दफ़ा। तो बेसिकली जितनी बार वो चलता है आगे जो कंडीशन है वो उसकी जो इंक्रीज होती चली जाती है। ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। i की वैल्यू चलनी है 1 to n तक। n हमने नंबर जो वो इनपुट किया। बेसिकली i जो है ये आपकी नंबर ऑफ रोज को शो करता है कि कितनी रोज जो वो आप जनरेट करना चाहते हैं, और उसके बाद ये जो j है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है कि हर रो के अंदर कितने कॉलम्स हो वो आपने क्रिएट करने। तो हमने यहाँ पर उसको बताया 5, तो ये जो लूप है ये 1 to 5 तक यानी 5 रोज जो वो हमारी जनरेट करेगा। और उसके बाद हमने इनर लूप उसको बताया कॉलम्स के लिए, और वो हमने बताया कि 1 to i तक। पहली दफ़ा i की वैल्यू 1 होनी तो ये 1 टाइम चलेगा, दूसरी दफ़ा i की वैल्यू 2 होनी तो ये 2 तक चलेगा, तीसरी दफ़ा i की वैल्यू 3 होनी तो ये 3 तक, फिर 4 तक और फिर 5 तक। तो यही वजह है कि आपको ये यहाँ पर एक ट्रायंगल जो वो यहाँ पर लगी हुई नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर j लेस देन इक्वल टू n कर देते तो आपको ये यहाँ पर एक स्क्वायर जो वो बना हुआ नज़र आना था, यानी ये भी 1 to 5 तक चलना था और ये भी 1 to 5 तक चलना था। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो शेप्स हैं वो हम जो यहाँ पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये जो फर्दर हमारे पास प्रोग्राम है इनके अंदर काफ़ी जो वो उसने फॉर लूप के जो वो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। ये देखें, ये उसने उलट लूप जो वो चलाया हुआ है, और ये आप फॉर लूप के साथ जो वो कर सकते हैं, आपको वाइल के साथ जो वो करने की ज़रूरत नहीं है। 7 to, पहली दफ़ा 7 चला है, फिर उसके बाद 6 टाइम चला है, फिर 5 चला है, फिर 4 चला है, फिर 3 चला है, फिर 2 चला है, फिर 1 चला है। तो आप ये वाइल लूप के साथ जो वो सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। ये देखें, ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो आउटर लूप है वो भी 1 to 5 तक चला है, जो इनर लूप है वो भी 1 to 5 तक चला है, तो ये एक स्क्वायर जो बन जाए। तो इसकी काफ़ी सारी जो प्रैक्टिस है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये काम करना आएगा, अदरवाइज आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। ये जो अभी जितनी भी प्रोग्रामिंग थी वो सारी की सारी इनिशियल प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट सेमेस्टर में इससे टफ प्रोग्रामिंग होनी है, उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में उससे ज़्यादा टफ प्रोग्रामिंग होनी है। तकरीबन आपके जो 3 से 4 सेमेस्टर्स हैं उनमें आपने प्रोग्रामिंग पढ़नी है, और प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसको करेंगे तो फिर आप उस सेमेस्टर को क्लियर कर सकेंगे, वरना आप सेमेस्टर को क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी दिल लगा के मेहनत करें, इसको जो डिव के अंदर जो वो प्रोग्राम करें, और फिर आपको करने से ये प्रोग्राम आएगा
अदरवाइज आपको ये प्रोग्राम्स नहीं आएंगे।